आदरणीय प्राचार्य सर, आपसे कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं सर। प्लीज स्टार्ट। जी सर। माई सेल्फ रामदास डेरिया, भूखंडल, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर्वविदित होता है कि सभी प्रकार के शुभ कार्यों का प्रारंभ माँ सरस्वती जी के वंदना के साथ प्रारंभ होता है, तो हम भी इस शुभ कार्य का प्रारंभ माँ सरस्वती के वंदना के साथ प्रारंभ करते हैं। जी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आरपी तिवारी सर के स्वागत के लिए संस्था के प्रमुख एवं ऊर्जावान और भूगोल विभाग अध्यक्ष आदरणीय आरपी यादव सर को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय तिवारी सर का स्वागत करने के साथ साथ हमको इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शित करने आदरणीय सर। धन्यवाद डेरिया सर। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित व्याख्यान माला में आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आरपी तिवारी सर देश के कोने कोने से वेबिनार में जुड़े सम्मान्य भूगोलविद परम आदरणीय एस के शुक्ला सर, प्रोफेसर डीपी नामदेव सर, भोपाल से नीरजा भारद्वाज मैडम, अन्य प्रतिभागीगण, विद्यार्थियों और भूगोल में रुचि रखने वाले सुधीजन, इस मौके पर मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। भूगोल की विद्यार्थी के रूप में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वितरण, उनका अंतर संबंध, अंतःक्रिया और प्रतिफल के रूप में बनने वाले भूस्वरूपों का अध्ययन हम और आप करते हैं। इन भूस्वरूपों की सटीक जानकारी कैसे हासिल हो, इस संबंध में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक एंड जीआईएस इन रिसोर्स एप्रेशन, इस पर जानकारी देने के लिए विद्वान वक्ता प्रोफेसर तिवारी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। भूगोल के सभी विद्यार्थियों के लिए, भूगोल के नए शिक्षकों के लिए आज का यह विषय बहुत ही प्रासंगिक और ज्ञानवर्धक होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस कार्यक्रम के आयोजन में आईक्यूएसी टीम की हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम,
आयोजन टीम की हमारी कॉन्वीनर डॉक्टर मीना ठाकरे, को कॉन्वीनर डॉक्टर राम प्रकाश डेहरिया, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिदा बेगम कुरैशी और को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर दुजारी गौशम, महाविद्यालय परिवार के सभी साथी, इस आयोजन के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम विद्यार्थी, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का कैसे उपयोग होता है संसाधन मूल्यांकन के लिए, इस विषय पर व्याख्यान सुनेंगे। इस मौके पर क्षेत्र के, प्रदेश के और देश के कोने कोने से जुड़े सभी विद्वानों का, सभी भूगोलविदों का, सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आरपी तिवारी सर, जो हमारे गुरु जी भी हैं, के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं और पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपने मुझे यह दायित्व सौंपा राम प्रकाश जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। राम प्रकाश जी म्यूट हैं आप। जी, मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आईक्यूएसी प्रमुख एवं समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष आदरणीय तिवारी मैम को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और हमें इस कार्यक्रम के संदर्भ में मार्गदर्शित करें। आदरणीय तिवारी मैम। थैंक यू सर। शासकीय महाविद्यालय बिछुआ के भूगोल विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष व्याख्यान में आप सभी सहभागियों का सर्वप्रथम मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं आईक्यूएसी प्रभारी डॉक्टर पूजा तिवारी, आईक्यूएसी प्रभारी होने के नाते आईक्यूएसी के तरफ से और अपनी पूरी टीम के तरफ से आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर आरपी तिवारी सर को प्रणाम करती हूँ और उनका आदर करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे बच्चों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए सहर्ष से तैयार हो गए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऊर्जावान, प्रेरणादायक प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने आईक्यूएसी के साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाया है और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, निर्देशित किया है और हम लोग अपने कार्यक्रमों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे परम आदरणीय शुक्ला सर का स्वागत करती हूँ, नामदेव सर का स्वागत करती हूँ और मैं आभार प्रकट करती हूँ या धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ भूगोल विभाग की संयोजक मीना ठाकरे मैडम को और संचालनकर्ता डॉक्टर राम प्रकाश को, डॉक्टर शाहिदा मंसूरी मैडम को और दुजारी बोसम सर को कि आप लोगों ने पुनः इतना अच्छा एक्सपर्ट लेक्चर रखा है। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज सर के ज्ञान से हमारे विद्यार्थी पूर्णतः लाभान्वित होंगे, क्योंकि आपने जो विषय रखा है वो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही सूक्ष्म है और ज्ञानवर्धक भी है। अंत में आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं और सर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने अवसर दिया मुझे बोलने का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैं कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के कन्वीनर आदरणीय मीना ठाकरे मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आरपी तिवारी सर का संक्षिप्त में परिचय दें। तिवारी। थैंक यू डेरिया सर। थैंक यू डेरिया सर। आज भूगोल विभाग के लिए पुनः हर्ष की बात है कि हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ भूगोलविद तथा हम सभी के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर आरपी तिवारी सर उपस्थित हैं, जिनके परिचय हेतु मुझे आमंत्रित किया गया है। सर, आपकी शैक्षणिक गतिविधियां और शोध कार्य बहुत ही विस्तृत है। आप वर्तमान में इसी वर्ष 31 जनवरी 2021 को प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके द्वारा लिखित
बता दूं कि सुदूर संवेदन तकनीकी को समझना थोड़ा हिंदी में थोड़ा कठिन जाता है, इंग्लिश में इसमें बहुत अच्छे से बताया जाता है, लेकिन चूंकि अधिकांश श्रोता हिंदी के हैं इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग भी करूंगा, बीच बीच में अंग्रेजी का प्रयोग भी करता रहूंगा। तो इस प्रकार हम दूरस्थ कैमरे के लिए चित्र अथवा आभा जिसे हम इमेज कहते हैं को वैज्ञानिक नवीनतम पद्धति के माध्यम से अभिज्ञान कर सूचनाओं यानी आंकड़ों के रूप में जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं को आंकिक स्वरूप यानी डिजिटल फॉर्म में जो हमें प्राप्त होती है उनको सुदूर संवेदन प्रक्रिया कहलाती है। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि बहुत सारे विद्वानों ने बड़ी अच्छी परिभाषाएं दी हैं जिससे हम इसको बहुत आसानी से समझ पाते हैं, जिन यानी समय समय पर भूगोलविदों ने अनेक वैज्ञानिकों ने विधा विशेषज्ञों द्वारा इनकी परिभाषाओं का प्रतिपादन किया जाता रहा है, जिनमें लिली एवं काइफर 1993 तो माइक म्यूट कर लें कृपया, जिनमें लिली और काइफर 1994 में, साबिन्स 1996, फिशर एवं लिंटन, सिमोनेट, बैरन एवं कर्टिज, ओरवेल, व्हाइट और कैंपबेल, आर्थर एवं स्ट्रॉलर तथा भारतीय बहुत सारे भूगोलविद के नाम उल्लेखनीय है। अब हम थोड़ी सी इनकी जो परिभाषा है जिसमें, क्या आप स्लाइड चला रहे हैं क्या यादव जी? स्लाइड्स का उपयोग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं? कविता मैडम स्लाइड्स प्लीज। कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो किसी माने इसमें साबिन्स ने यह कहा कि किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उनके आगे बढ़ाएं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए, हाँ ये इसको यहीं रोक लीजिए। तो किसी लक्ष्य को पहचानने, साबिन्स की जो डेफिनेशन है, तथा उनके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश, ऊष्मा और रेडियो तरंग का हम प्रयोग करते हैं। माने अब ये देखिए, सूर्य की किरणों को सामान्य आधार पर हमें केवल उससे ऊष्मा और ऊर्जा या प्रकाश मिलता है, लेकिन इन तीनों को यदि हम साइंटिफिकली डिवाइड करें तो इसमें प्रकाश और ऊर्जा के ऊष्मा के साथ में रेडियो वेव्स का प्रयोग भी बहुत माने बड़ी उसमें होता है, तो इसे सुदूर संवेदन कहते हैं। द टर्म रिमोट सेंसिंग रेफर्स टू मेथड एंड एम्प्लॉय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सच एज लाइट, heat and radio waves as the means of detecting and measuring target characteristics के ये परिभाषा साबिन्स ने दी। फिशर ने कहा कि सुदूर संवेदन एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यानी रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो इसके अतिरिक्त लिली और काइफर ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि सुदूर संवेदन एक ऐसी वैज्ञानिक कला है जो किसी लक्ष्य, क्षेत्र एवं घटना जो किसी बिना भौतिक संपर्क के अन्वेषित सूचनाओं के आंकड़े उपकरणों के माध्यम से प्राप्त कराती है। यानी रिमोट सेंसिंग इज एन आर्ट ऑफ साइंस ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमेना through the analysis of data acquired by a device that is not in contact with the object, area or phenomena under investigation. इसी तरह से कैंपबेल ने एक बहुत अच्छी परिभाषा इसको पूरी तरह से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को समझने के लिए दी कि सुदूर संवेदन ऐसा अभ्यास है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक तरह से एक्सरसाइज है जो शीर्ष परिदृश्य के प्राप्त प्रतिबिंबों के उपयोग द्वारा पृथ्वी के भूमि तथा जल तलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है तथा जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक या एक से अधिक प्रदेशों से विद्युत चुंबकीय करण का परावर्तन या उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उन्होंने इस तरह की परिभाषा जो आपके सामने भी है कि रिमोट सेंसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिराइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द Earth, land and overhead perspective using electromagnetic radiation in one or more regions of the electromagnetic spectrum reflected or emitted from the Earth surface. तो इसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से, अभी चूंकि परिभाषाएं मात्र जरूरी थी, थोड़े थोड़े शब्द
अलग अलग रूप में विभिन्न वैज्ञानिकों और भूविज्ञानियों के द्वारा दिए गए हैं। तो इसको मैं अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगले स्लाइड में जाएं। ये थोड़ा सा हम इसके जो प्रवृत्तियां हैं मैंने प्रौद्योगिकी की, इसको समझने के प्रयास करेंगे। देखिए 1960 से 70 के दशक में एरियल फोटोग्राफ्स के पहले, यानी हम जानते हैं कि हमारे पास टोपोशीट यानी हमारे पास धरातल पत्रक हुआ करते थे और उनसे जानकारी हम प्राप्त करते थे, उन्हीं के माध्यम से किसी स्थान की लोकेशन के बारे में पता लगाते थे। उसके बाद रिमोट सेंसिंग का पहला चरण जो सबसे पहले 60 से 1975 के बीच में बड़े व्यापक स्तर पर आया, जिसे हम एरियल फोटोग्राफी के रूप में जानते हैं, जिसे फोटोग्रामेट्री के एक अलग से विधा के रूप में जाना गया। कालांतर में फिर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और इमेज इंटरप्रिटेशन के रूप में, यानी 1975 से 85 के बीच में इसका प्रयोग यानी अलग अलग क्षेत्रों के भौगोलिक अध्ययन के लिए किया जाने लगा। 1985 से 92 के बीच में थोड़ा सा और इसमें संशोधन हुआ और इसके आगे यानी सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें मानचित्र बनाने की तकनीकी का विकास हमारे यहाँ बहुत व्यापक रूप में शुरू हुआ। इसके 1990 से 95 के बीच में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो GIS के रूप में हमारे बीच में आया कि एक साथ हम एक ही धरातल पर एक प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर के माध्यम से हम अलग अलग मैप्स को जनरेट कर सकते हैं, उनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अलग अलग बहुत सेकंडों में उस क्षेत्र की जानकारी यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी के तहत 1995 से 2001 में फिर इसी सुपर इम्पोजिंग की जो प्रक्रिया थी, इसमें सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और GIS के साथ में हम GPS का प्रयोग भी हमने प्रारंभ किया और जिससे किसी क्षेत्र के तत्काल कोई घटित होने वाली घटना का हम उसका मैपिंग कर पाते थे। इसके अतिरिक्त फिर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और यानी 2001 के बाद से फिर इसका विस्तृत आधार सामने आया और उसमें हमने यानी GIS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के साथ में वेब कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बढ़ा और यही आज का परिणाम यह है कि आज हम दूरस्थ स्थित हैं सभी एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बड़े अच्छे से वेब कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये भी एक रिमोट सेंसिंग का एक पार्ट है। इसको यदि हम इसके अनुप्रयोग की प्रवृत्ति को देखें तो इसका भी एक उदाहरण की सबसे पहले जैसे 1970 के आसपास जहां टोपोग्राफिकल सीट हुआ करती थी, जिसके माध्यम से हम लगभग उसी तरह की जानकारी उस धरातल पत्रक के माध्यम से किसी क्षेत्र की प्राप्त करते थे। लेकिन फिर इस GIS का जो ट्रेंड इसमें भूगोल में जो ट्रेंड बदला, उसमें थीमेटिक मैपिंग आ गई और नामों के माध्यम से यानी जियोमोर्फोलॉजिकल मैपिंग है, जियो साइंस के बारे में जानकारी, फॉरेस्ट्री है, सॉइल है, वाटर, यानी 1970 से 80 के दशक में इस तरह के मानचित्रों का बड़ी तेजी से विस्तार प्रारंभ हुआ। फिर इसका और अधिक थीमेटिक डिसिप्लिन के रूप में यानी इसका विस्तृत हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक डिसिप्लिन है इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। 1980 से 1995 के बाद में जैसा मैंने पिछले वर्ष में बताया था कि इमेज इंटीग्रेशन ऑफ द थीमेटिक इंफॉर्मेशन यानी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग मानचित्रों को सुपर इम्पोज करके उस तरह की प्रक्रिया मानचित्रों को बनाने में खासकर नात्मों के द्वारा सबसे पहले की गई। इसके अतिरिक्त फिर 1990 के उपरांत स्पेशल मॉडलिंग यानी खासकर के प्रतिमान हमारे बीच में सामने आए और अलग अलग क्षेत्रों के मॉडल्स के रूप में हमने अध्ययन शुरू किया, जिसमें किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी प्रायोरिटाइजेशन और मॉडलिंग थी और साथ में लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन की मॉडलिंग इत्यादि प्रारंभ की गई। साथ इसके बाद फिर फ्यूचर ट्रेंड के रूप में यानी उस समय यद्यपि अब बहुत तेजी से आगे बढ़ गया अब ये तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की इसी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से GIS से और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट भी प्रारंभ किया। साथ ही साथ किसी स्थान की जो रणनीति जो योजना को हमें नीति बनानी है
उसका के प्रयोग में भी हमने इसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया और साथ में लैंड मैनेजमेंट और उसके रिफॉर्मेशन में हमने इस तकनीकी का प्रयोग बड़ी मात्रा में शुरू किया। अब यहां से मैं शुरू करता हूं कि रिमोट सेंसिंग वस्तुतः है क्या, जरा इसको समझे ध्यान से। तो यहां आप देखेंगे कि 7 बिंदु हैं। इन 7 बिंदुओं में यानी एनर्जी का सोर्स सबसे महत्वपूर्ण है। आप सूरज पर, जैसे कि मैंने बताया था कि इससे हमें सबसे पहले प्रकाश प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, और इससे जो किरणें निकलती हैं इसको हम साइंस के आधार पर हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमें इसके माध्यम से ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं। ये जब अपने सोर्स से निकलती है तो पूरी तरह से वेकेंट होती है, यानी उसमें किसी प्रकार की आभा या कोई चित्र नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपने सोर्स से किसी भी भूभाग पर, किसी पटल पर टकराती है, तो उसके बाद वो उसकी आभा को यानी इमेज को अपने साथ ले लेती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हुए वो स्कैटर्ड हो जाती है, अपने चारों ओर फैल जाती है। और जो भी सोर्स है, थोड़ा ये बंद कर लें, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो निर्देश है प्रत्येक संस्था, सुनीता सोलंकी मैडम बंद करें। हाँ, तो यहाँ ये एनर्जी को जब कोई कैमरा कैप्चर करता है तो उसकी आभा यानी इमेज उस कैमरे पर पहुंच जाती है। तो हमने क्या किया है कि हमने लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिजिटल कैमरे को सैटेलाइट के माध्यम से, यानी हमारी जो स्टेशन के रूप में या सेंसर के रूप में है, उनको हमने वहां पर पहुंचा दिया है और वो इस एनर्जी को कैप्चर करके फिर वापस हम कहां पर भेजती है, वो हमारे ग्राउंड के ऊपर यानी रिफ्लेक्ट उसको परावर्तित करती है और वो स्टेशन पर यहाँ पर एक डिजिटल कैमरे की को कैप्चर करने के लिए एक कैसेट चलती रहती है, जिस पर उसके डेटा को लगातार 0 से 255 उसमें अंकों के रूप में उसको एकत्र करती चली जाती है। तो इस तरह से सूर्य की एनर्जी जो किस तरह से, ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें इसका इंटरेक्शन कैसे होता है वस्तु से, और रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, माने एक सेंसर उस ऊर्जा को किस तरह से रिकॉर्ड करता है डिजिटल फॉर्म में और उस डेटा को किस तरह से अपने ग्राउंड पर स्थित स्टेशन पर ट्रांसमिट करता है। फिर वो स्टेशन उस डेटा को विजुअल माने एक तरह से जिस फॉर्म में हमें प्राप्त होती है डिजिटल फॉर्म में, उसको प्रोसेसिंग करके हम उसको किस तरह लेते हैं, विजुअल फॉर्म में हमें वो प्राप्त होती है और इसी को हम इमेज प्रोसेसिंग और करके फिर हम एनालिसिस करते हैं और जहां आवश्यक है उसका हम अनुप्रयोग या एप्लीकेशन करते हैं। तो इस तरह से ये मानचित्र आपको बिल्कुल, मैं ये डायग्राम बना हुआ है, इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा कि एक तरफ ये बहुत ऊंचाई पर सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट ये सन की एनर्जी यहाँ ग्राउंड तक आती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस फिर इस ग्राउंड स्टेशन पहुंचती है। ग्राउंड स्टेशन पर यहाँ प्रोसेसर मैंने रखे हुए हैं और इस प्रोसेसिंग के माध्यम से ये जो टेक्नोलॉजी में डिजिटल फॉर्म में हमें डेटा प्राप्त हुआ है, ये डेटा उसको विजुअल फॉर्म में बदल करके और उसको प्रोसेसिंग करके एनालाइज करने के लिए हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। तो ये अब इसमें जरा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एक शब्द आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमारी सन से एनर्जी है। वस्तुतः इसमें 7 कलर आप जानते हैं कि बैगनी, आसमानी, हरा, नारंगी, पीला, लाल, नीला इत्यादि ये रंग होते हैं। ये 7 रंग में अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, लेकिन और इसी कारण से ये हमें माने हमारी आंखें एकदम नहीं देख पाती, लेकिन कभी कभी हम जो है उसके माने स्पेक्ट्रम के आधार पर हम देख पाते हैं कि इनमें किस तरह से 7 रंग हैं। फिर इसमें से इसी एनर्जी में से कुछ लो फ्रीक्वेंसी की से लेकर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की रेजेस निकलती हैं। इनमें गामा रेज है, उसके बाद फिर एक्स रेज निकलती हैं, उसके और अधिक बड़ी फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, फिर और अधिक इनमें इंफ्रारेड होती हैं और उसके बाद फिर माइक्रोवेव, जो हमारे यहाँ टावर्स आपने देखे होंगे बहुत से माइक्रोवेव टावर्स हैं, वो इस तरह की उनको कैप्चर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हीं टावर के माध्यम से हम रेडियो वेव्स और टीवी
की जो तरंगे हैं ये भी बहुत जो सबसे ज्यादा होती है, और ये लाइट की यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई किसी क्षेत्र में यानी किसी इस रेडियो और उसमें टीवी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुंचती हैं। तो ये इसी संपूर्ण प्रक्रिया को यानी इस प्रकाश के अंदर पाए जाने वाली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रक्रिया को हम स्पेक्ट्रम के रूप में इस तरह से वेवलेंथ के माध्यम से और इस तरह जानते हैं, और इसमें इस तरह की रेजेस निकलती हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसी स्पेक्ट्रम को ये देखिए, जब कभी सूर्य से ये एनर्जी बाहर निकलती है तो इसकी 3 तरह की प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया में वो एनर्जी किसी माने वहां अपने सोर्स से निकलती है और जैसी कहीं टकराती है तो स्कैटर्ड होती है, जैसे बादलों से टकरा करके या ग्राउंड से टकरा करके। तो ये लेकिन कुछ ना फिर दूसरे जब टकराने के बाद वो चारों ओर तो उससे उसकी ऊष्मा और ऊर्जा वो चारों ओर प्रसरित हो जाती है यानी फैल जाती है, और इसके बाद फिर वही एनर्जी कुछ मात्रा में, देखिए हर कोई वस्तु जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं धरती के ऊपर या आसमान में या एयर में, उसमें ये सब के कुछ ना कुछ मात्रा में इस ऊर्जा और प्रकाश का एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद इसी कारण से उनकी धरती गर्म होती है, वायु गर्म आना, वायुमंडल भी गर्म होता है, और विभिन्न वस्तुएं अलग अलग रंगों के आधार पर वस्तु की माने परावर्तन करने की प्रक्रिया के आधार पर उतनी गर्म या शीतल दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि काले कपड़े यानी यदि है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो अवशोषण की क्षमता है बहुत तीव्र होती है, जबकि उसके तुलनात्मक दृष्टि से सफेद वस्त्र या सफेद सरफे या चिकना सरफे उतना तेजी से गर्म नहीं होता जितना कि उस क्षेत्र में खुरदरा क्षेत्र जो है जल्दी गर्म हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि धरती जल की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसकी जस्ट अपोजिट ये भी हम कह सकते हैं कि जल धरती यानी सरफेस की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, यानी उसमें रिफ्रैक्शन की प्रोसेस भी धीरे होती है। तो तात्पर्य ये कि ये एनर्जी 3 प्रक्रियाओं में पहले स्कैटर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है और परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट भी होती है। तो इसके रिफ्लेक्शन की प्रक्रियाओं को इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी साइंस है जिसकी आवश्यकता भूगोल के विद्यार्थियों को कदाचित नहीं है। इसी तरह से फिर यही एनर्जी अब देखिए यहाँ रेडिएशन के रूप में जो हमारी अर्थ से माने सूर्य से निकलती है वो रिफ्लेक्ट होती है, और इसी रिफ्लेक्शन की उस अवस्था में जब वो अपने उस चित्र को या उस आभा को अपने साथ रख लेती है तो वो ट्रांसमिट माने उस कैमरे के समक्ष या आपकी आंखों के समक्ष वो वहां पहुंचती है, और वो उस रूप में जिस प्रकार की है उसको हम उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कैमरा जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है उसमें वो इसको डिजिटल फॉर्म में लेता है, क्योंकि सरफेस तो एक जैसा होता नहीं है, अनइवन सरफेस होता है, तो उसमें वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर शाम के समय यानी ये अर्थ जो है उसको डीप रेडिएशन प्रोसेस के रूप में यानी उसको एमिशन के रूप में गर्म भी करती है और शीतल भी होती है। तो ये एनर्जी इस तरह से 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से होकर गुजरती है। फिर ये देखें यदि इसके हम स्पेक्ट्रल को रिफ्लेक्ट करने के जो सिग्नेचर बनते हैं वो इस तरह से धरातल अनइवन शेप का धरातल होता है, उसके आधार पर ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के और एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी के फंक्शन में वेवलेंथ को निर्मित करती है वो दर्शाया। अब देखिए इस रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सैटेलाइट और उनके अंदर रखे हुए सेंसर। ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र में कोई प्लेटफॉर्म, पहले जब हम रिमोट सेंसिंग की वर्तमान प्रक्रिया को नहीं समझते थे तब बहुत ऊंचाई से पहाड़ों के ऊपर या किसी टावर के ऊपर या किसी महल के ऊपर बैठ करके फोटोग्राफ लेते थे और उस फोटोग्राफ के माध्यम से हम उसकी थोड़ी बहुत जानकारी, उसका चित्र बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने बैलून उड़ाना शुरू किए। बैलून बड़े बड़े बैलून थे, इनमें कैमरे को रखकर आदमी को बैठाल करके और हमने चित्र लेना शुरू किए। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं यानी ग्राउंड बोर्न प्लेटफॉर्म।
यानी जो धरातल के बहुत निकट होकर के और हम इस तरह के माने चित्र लेने की प्रक्रिया है, ऐसे प्लेटफॉर्म कहलाते हैं जो धरातल के माध्यम से निर्मित होते हैं। दूसरे प्रकार के प्लेटफॉर्म, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर और बड़े बड़े माने बैलून्स हमारे बीच में आए और उनके साथ ही साथ फिर हवाई जहाज के माध्यम से हमने माने डुअल कैमरा सिस्टम के माध्यम से, जिसमें एक साथ माने हवाई जहाज उड़ता जाता है और उसके आधार पर ये माने 1 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर के हमने फिर से प्लेटफॉर्म तैयार किए और वहां से हमने फोटोग्रामेट्रिक जो कैमरे के आधार पर हमने चित्र लेना प्रारंभ हुए। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को हम कहते हैं एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, यानी जो हवा से हम चित्र लेकर के हमें अपनी धरती पर प्रदान करते हैं। ये 3D रूप में चित्र लेते हैं और इनकी अब ये टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से बहुत पुरानी हो गई है और इसको भी अब बहुत कम उपयोग होने लगा है। इसके बाद फिर हमने देखा कि 1985 के बाद से बहुत सारे हमने सैटेलाइट छोड़ना शुरू किए। आपने देखा होगा कि जियो स्टैटिक ऑर्बिट एक नाम आता है, मैंने GSO, जहां पर भू स्थिर कक्षा जिसे कहते हैं, जो लगभग 35,000 से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इस ऊंचाई तक हमने अपने विभिन्न देश, अमेरिका ने, जो मैंने यूरोप के विभिन्न कंट्री ने, रूस ने, चाइना ने, भारत ने और भी बहुत सारे देशों ने अपने अपने सैटेलाइट यहाँ पर छोड़े और वहां उस तरह के उन्होंने एक स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म तैयार किए, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत ऊंचाई से हम चित्र ले पाए। तो उस समय के जो इस तरह के चित्र थे उसमें जो रेजोल्यूशन था वो बहुत कम, माने 10 मीटर से 15 मीटर या 50 मीटर तक की दूरी के बहुत एक बिंदु के रूप में हमें चित्र प्राप्त होते थे उस समय। तो वो इतने ज्यादा एकदम क्लियर भी नहीं होते थे क्योंकि वो उस प्रारंभिक अवस्था में उतने अच्छे कैमरे भी हमारे पास नहीं होते थे। तो डिजिटल कैमरे जब से आए तो डिजिटल कैमरों के माध्यम से फिर हमने रेजोल्यूशन को और अधिक माने और शॉर्ट कर दिया और धीरे धीरे आज हम 1 मीटर या उससे कम की दूरी पर से लेकर के और वो उसकी चीज को हम आधे मीटर तक के उसको रेजोल्यूशन की चीज को बड़े क्लियर उसमें देख पाते हैं। और ऐसी स्थिति में इन प्लेटफॉर्म्स को हम कहते हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। ये स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म पर इनमें केवल कैमरे रखे होते हैं और धरती से जो लौटने वाली एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी है, जो इसमें माने वहां पर ट्रांसमिट होती है, वो ट्रांसमिटेड होती हुई एनर्जी वहां उस कैमरे डिजिटल फॉर्म में, यानी मैंने बताया ना कि 256 जो अंक हैं, जैसे उदाहरण के लिए अब धरती पर कहीं पर ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, कहीं मॉइस्चर है, कहीं पर एकदम ड्राई है, कहीं पर आपको माने ग्लेशियर्स है, कहीं पर एकदम डेजर्ट्स हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन बिल्डिंग्स हैं और कहीं पर से माने आपका ह्यूमन सेटलमेंट है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पर खेत हैं। तो अलग अलग इनके सरफेस के आधार पर उनके ऊपर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की माने जो रंग रूप है उनके आधार पर हम उसके जो डिजिटल फॉर्म है ये अलग अलग उसके आधार पर ये कैमरा अंकों को, जैसे 1 लिया उसने 7 लिया, फिर 24 लिया, फिर आ गया 4 पर, फिर 121 लिया, फिर 152 लिया, फिर मैंने इस तरह से वो अलग अलग डिजिट के रूप में एक स्पेक्ट्रम तैयार की उसको के और वो अपने ग्राउंड स्टेशन पर विभिन्न सूचनाओं को भेजता है। तो ये सूचनाएं वास्तव में कंप्यूटर के माध्यम से हमें फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ कंप्यूटर को जो डिजिटल फॉर्म में हमें सूचनाएं प्राप्त या डेटा प्राप्त हुआ है उस डेटा को ये विजुअल फॉर्म में डेटा में बदल देता है सेकंडों के माध्यम से, क्योंकि इसके बहुत सारे हमारे पास अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं। उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उन डेटा को प्राप्त करते हैं और डेटा के माध्यम से जहां जिस प्रकार का हमें प्रयोग करना है, उपयोग करना है, उसी आधार पर हम उस डेटा का उपयोग करने लगते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि इन प्लेटफॉर्म किस तरह से ये कैमरों के साथ में कैसे पृथ्वी की परिक्रमण करते हैं। इसको समझने के लिए हम सैटेलाइट के ऑर्बिट को यानी कक्षा को समझने का प्रयास करेंगे, जो लगभग 35,000 से या 36,000 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर एक तो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है, जिसे हम भू स्थिर उपग्रह के सैटेलाइट कहते हैं, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भूमध्य रेखा के पैरेलल यानी उसके
35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस तरह से लगातार ये चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये 24 घंटे में एक पूरा माने उसका चक्कर लगाते हैं। दूसरे तरह के जो सैटेलाइट्स हैं वो कहलाते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, अर्थात ये सूर्याभिमुख उपग्रह यानी सूर्य तुल्यकारी सैटेलाइट्स भी कहलाते हैं, यानी उपग्रह ऐसे ये पृथ्वी में माने ये ध्रुवों के माने जिस तरह से यूं कहें उत्तर से दक्षिण, एक तरह से ऐसी प्रक्रिया में ये ध्रुवों के आस से लेकर के दक्षिण उत्तर ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों में इस तरह से घूमते हैं। और ये माने सैटेलाइट पासेस ओवर ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ हैविंग द सेम लैटिट्यूड ट्वाइस इन ईच ऑर्बिट एट द सेम लोकल सन टाइम। यानी इस तरह से ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे भारत में इस तरह का नॉर्थ से टुवर्ड नॉर्थ साउथ को माने उत्तरी भाग पहले आएगा और दक्षिण के भाग उसमें इस तरह से ये सैटेलाइट लगातार उनको अर्थ को देखते हुए या उनका चित्र लेते हुए इमेज लेते हुए निकलते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके। अब देखिए एक प्रश्न अब आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का क्या अर्थ है जरा इसको समझिए। It refers to the size of the smallest object that can be resolved on the earth ground. तो इसे हम कहते हैं वस्तुतः यानी स्थानिक संकल्प, यानी कितने क्षेत्र को, पहले मैंने बताया कि बहुत पहले 10 मीटर का था, फिर 1 मीटर तक आ गया, आज हम 1 मीटर से भी कम उसमें उस क्षेत्र को बिल्कुल क्लियर कट देख पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन देखें जरा ध्यान दें, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन यानी स्पेक्ट्रल जिस तरह के वर्णमात्री की प्रक्रिया है उस तरह के आधार पर ये करते हैं, या दूसरे रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन में यानी refers to the smallest change in the intensity level that can be detected by the sensing image। तो ये दो प्रकार के, तीसरे प्रकार का एक और होता है जिसे हम कालिक संकल्प या टेम्पोरल रिजोल्यूशन कहते हैं। ये रिजोल्यूशन कहलाता है द इंट्रिंसिक रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम इज डिटरमाइंड प्राइमरली ऑन द instantaneous field of view and IFOV of the sensor within which measures the ground area viewed by the single detector element in a given instant in time। तो किसी भी क्षेत्र के एक छोटे से भूभाग पर यानी ये इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू के रूप में देखता है, और इस तरह के जो रिजोल्यूशन को हम कहते हैं टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ये थोड़ा टेक्नोलॉजी है जिसको समझने के लिए भूगोल में इस तरह का ये बहुत कठिन नहीं है। इसको आप जब प्रैक्टिकली आप करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो आज हम इतने माने बहुत ज्यादा शॉर्ट छोटे छोटे साइज में आते जा रहे हैं और इस प्रकार से हम इनको प्राप्त करते हैं। अब इनकी स्कैनिंग की जो ट्रैक है वो किस तरह का होता है इसको समझने की कोशिश करें। एक तो है अक्रॉस ट्रैक, जिस तरह से माने एकदम कोई फील्ड है और उसको एक पैरेलल लाइन से करते हुए एक पर्टिकुलर एरिया 5 किलोमीटर का है या 10 किलोमीटर का है या 15 किलोमीटर का है, उस एक पूरी बेल्ट पर हम एक ट्रैकिंग का एक फील्ड तैयार करते हैं। इसको हम कहते हैं अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग। यानी किसी फील्ड को एक के बाद एक इस तरह से लगातार वो एक राउंड में आता जाता है और एक के बाद उसको इसके चित्र लेता जाता है। दूसरे प्रकार का होता है जिसमें अलोंग ट्रैक स्कैनिंग कहलाती है। यानी इसमें इसको हमने एक बार से किया और फिर दूसरी तरफ में उसको अक्रॉस करके माने दूसरी तरफ से उसको यानी लगातार एक तरफ की वेस्ट टू ईस्ट लिया, देन फिर नॉर्थ टू साउथ ले लिया। इस तरह से वो एकदम चारों ओर से उसके एक जिगजैग ना होकर के उसके एक चौकोर निर्मित होते हैं और जिसके माध्यम से यानी ये स्कैनिंग करके और डेटा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये स्कैनिंग अब ये माने किस तरह के सेंसर में काम होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। वस्तुतः एक होता है जिसे हम एक्टिव सेंसर यानी सक्रिय सेंसर के रूप में, संवेदक के रूप में जानते हैं, और दूसरे होते हैं अक्रिय यानी पैसिव स्कैनर। तो ये मतलब ये इनकी दोनों की अलग अलग प्रक्रिया है और खासकर कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम इनका उपयोग कर पाते हैं।
तो सबसे पहले एक्टिव सेंसर्स में तो ये आजकल बहुत उपयोगी हैं, जिसमें लेजर स्कैनर साधनों के माध्यम से होते हैं और रडार, एल्टीमीटर तथा इमेजिंग रडार भी इसमें क्रियाशील होते हैं। जबकि पैसिव सेंसर में गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर, फिर मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी और फील्ड स्पेक्ट्रोमीटर ये इस क्रियाशील होते हैं। देन फिर इसमें थर्मल स्कैनर साथ में होते हैं और साथ ही साथ पैसिव माइक्रोवेव रेडियोमीटर भी इसमें लिए जाते हैं। तो वर्तमान समय में पैसिव सेंसर माने माइक्रोवेव्स और रेडियोमेट्री के लिए इनका उपयोग होता है, जबकि एक्टिव सेंसर का उपयोग हम इमेजिंग रडार के रूप में बहुत तेजी से करते जाते हैं। अब ये तो हुई आपकी टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं, यानी ये टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है। अब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रिमोट सेंसिंग से प्राप्त होने वाले इस डेटा का उपयोग क्या है, किस प्रक्रिया में हम इसका उपयोग करें, कैसे करें। उसके लिए यहां भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया गया। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जो डेटा है, वो डेटा जिस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जैसे हम प्राप्त होते हैं, तो उस डेटा को समझने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमने एक नया सिस्टम, सूचना प्रणाली तैयार की, जिसे हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसको समझने के लिए, यानी दूसरा पार्ट मेरा अपना है लेक्चर का, कि अति आधुनिक डिजिटल तथा सदृश विद्युतीय युक्तियों मीन्स डिवाइसेस, यानी अति आधुनिक डिजिटल एवं सदृश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धरातली संसाधनों की सूचियों तथा आंकड़ों का निर्माण करती है और इन डिवाइसेस द्वारा गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन अत्यंत शीघ्रता से किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली परंपरागत विधियों की तुलना में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से धरातलीय आंकड़ों का निर्माण, संग्रह तथा अतिशीघ्र उपयोग करने वाली बनाती है। यानी इसको देखिए, तो जो भी डिवाइस हमने बनाई है भौगोलिक सूचना प्रणाली के रूप में, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम है कि बड़ी तीव्रता से इसका लॉजिक ऑपरेशन करना। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि ये उस मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये उन आंकड़ों को, सबसे पहले जो आंकड़े प्राप्त हुए थे कौन से, हमें डिजिटल फॉर्म में, उस डिजिटल फॉर्म के आंकड़ों को विजुअल फॉर्म में बदलना इसमें। तो इसके बाद उनका निर्माण, फिर उन निर्माण के साथ साथ उनका संग्रह करना, यानी उनको कलेक्ट करना और बहुत जल्दी उनका उपयोग के लिए, एप्लीकेशन के लिए उसका उपयोग करना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि कहीं पर कोई घटना घटे, जैसे कहीं ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है या कहीं कोई बाढ़ आई हुई है, तो उन क्षेत्रों में यानी घटित होने वाली घटनाओं का चुनाव, उनका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण और संश्लेषण जैसी क्रियाएं प्रदान करती है। यानी ये तीनों ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन में तीन चीजें, यानी घटनाओं का हम सिलेक्शन करना, उनका जनरलाइजेशन करना और एनालिसिस करना, यानी उसको इन सभी क्रियाओं के और सूचनाओं को एक मॉडल के तहत पुनर्प्रदर्शित किया जाए। तो मैंने बताया ना कि साथ में लास्ट में मॉडलिंग की प्रक्रिया यानी प्रतिमान तैयार किए जाते हैं और इन आंकड़ों, इन सूचनाओं को एकत्र करके किसी एक जगह पर संग्रहित किया जाता है, जिसे आंकड़ा आधार यानी डेटा बेस कहते हैं। यानी ये सभी, जिसमें आपका सूचनाओं का सिलेक्शन, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, संश्लेषण और उनका संग्रहण एक साथ किया जाना, और जब भी जरूरत हो तो हमें उसका प्रदर्शित करना। ये आंकड़ों के ये मूलतः जो डेटा हमें प्राप्त होने, किसी भी डेटाबेस में हमें प्रायः 5 प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। पहला है रियल डेटा, जो कि मैंने रियल डेटा क्या मतलब है कि किसी स्थान एवं समय विशेष पर घटित घटनाओं एवं प्रत्यक्ष भूधरातली दशाओं में जो भी है वो हम एज इट इज,
जैसे हम लाइव कोई चीज देख पा रहे हैं तो एज इट इज हम उनको देख पाए, इस प्रकार के डेटा को हम कहते हैं रियल डेटा। दूसरा इस प्रकार के डेटा है जो कैप्चर डेटा, जैसे कैमरा ने जिसको कैप्चर किया हुआ डायरेक्ट, तो उसको जो पूर्व से एकत्रित सूचनाओं जैसे सुदूर संवेदन उपग्रह से प्राप्त डिजिटल आंकड़े, वायु फोटो चित्र, यहां तक कि टोपोग्राफिकल सीट भी इसमें ये हमारे कैप्चर डेटा हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। तीसरे प्रकार के जो डेटा है डेटाबेस में, ये इंटरप्रिटेशनल डेटा कहलाते हैं, यानी विश्लेषणात्मक आंकड़े। उपलब्ध आंकड़ों का मानव मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग एक कंप्यूटर के माध्यम से जब उनका विश्लेषण करता है तो ऐसी सूचनाएं या डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो ऐसी सूचनाएं समंक विश्लेषणात्मक कहलाती है, यानी डेटा का एनालिटिकल डेटा कहलाती है। जैसे टोपोशीट अथवा वायु छाया चित्र यानी एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से भूआकृतिक इकाइयों का सीमांकन करना। तो ये, लेकिन अब इनका उपयोग हम इसमें यहाँ नहीं करते हैं, तो डेटाबेस को चूंकि मैंने ये भी इसमें शामिल है इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ी, हालांकि इनका इसमें उपयोग नहीं। लेकिन चौथे प्रकार की जो माने आंकड़ों हैं इसमें इनका कोड क्रिया आंकड़े यानी एनकोडेड डेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका हम कंप्यूटर के माध्यम से इनका उपयोग करते हैं। तो धरातलीय आंकड़े को विशेष चिन्हों के माध्यम से कोड बनाकर हम इनका उपयोग करते हैं, और कंप्यूटर या टोपोग्राफिकल सीट में पहले हुआ करता था कि आप टोपोग्राफिकल सिंबल्स यूज करते थे, उसी तरह से कंप्यूटर में भी उसी प्रकार के सिंबल्स, जैसे वर्तमान समय में हमें इसकी आपको जलवायु के आंकड़े देना है या बादलों की स्थिति के बारे में जानना है, या हमें किसी स्थान पर कहां पर कोई हरिकेन आया हुआ है, टॉर्नेडो आया हुआ है, तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से हम उसको प्रस्तुत करेंगे, उसके तत्काल उसकी कोडिंग करते हुए, जैसे आपने नाम सुना होगा कि इनका ये नाम है, इनका ये नाम है, तो उस नाम के आधार पर हमें वो डेटा प्राप्त होते थे। तो इस प्रकार के हम सिंबल नाम उसमें, जैसे किसी तूफान आया हुआ कहीं पर तो उसका नाम हम उनका दे देते हैं, तो ये डेटा इस प्रकार के इनकोडेड डेटा कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त फिर व्यवस्थित आंकड़े यानी ऑर्गेनाइज डेटा, से सभी पूरे जितना प्रकार के भी डेटा हमने प्राप्त किए उनका कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया है, तो उन सबको एक माने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम उनको रखते हैं, और इन्हीं माने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के डेटा के को रखने की प्रक्रिया के समूचे समूहन को हम मॉडल कहते हैं, यानी ढांचागत पद्धति के रूप में व्यवस्थित ढंग से संग्रहित किए गए जाने वाले समंकों को हम इस प्रकार के डेटा के रूप में यानी ऑर्गेनाइज डेटा के रूप में रखते हैं। तो ये माने तालिका के रूप में भी हो सकते हैं, मानचित्रण यानी मैपिंग के रूप में भी होते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उस प्रक्रियाओं में देखे जाते हैं। तो ये है। अब मैं आता हूं एक और तो अब मैं आता हूं इसका कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, लगभग 1985 से 1990 के बीच में हम इसका उपयोग करना सीखे। तो इसमें सबसे पहले 1980 के उपरांत से ही यहाँ पर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ सेंसस में इसका उपयोग किया जाने लगा था, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे में भी उपयोग किया जाने लगा था, और हार्वर्ड लैबोरेटरी ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका उपयोग किया जाने लगा था, एनवायरमेंटल सिस्टम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड वाइड में भी इसका उपयोग होने लगा था, यूरोपियन कंट्रीज में, और कैनेडियन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले यहाँ भौगोलिक सूचना प्रणाली के रूप में प्रारंभ हुआ। इसके बाद फिर नेचुरल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सेंटर के रूप में ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ, लेकिन तो भारत में सबसे पहले माने इसरो में इस प्रकार के डेटा का एकत्रीकरण हुआ, और इसके फिर कई सेंटर माने स्टेट के कैपिटल्स में बनाए गए, और फिर भारत माने डेटा का बहुत बड़ी तरह से मानचित्रण के रूप में नाथों में इसका प्रयोग बड़ी तेजी से किया जाने लगा। तो ये इसका छोटा सा इतिहास है। भारत में 30 वर्षों में यानी 1989 से लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट आदि के माध्यम से पूरे भारत में किया जाने लगा। अब हम आते हैं कि भौगोलिक सूचना प्रणाली की वास्तव में परिभाषा है क्या हम इसको इतने शब्द से हम क्या समझे, तो इसको जरा हम सुनेंगे। ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम फॉर एंटरिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेशन, एनालाइजिंग एंड
डिस्प्लेइंग ज्योग्राफिकल और स्पेशल डाटा, अर्थात सीधा सीधा बिल्कुल है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली में के अंतर्गत भूगोल माने इस प्रकार के जो स्पेस में से प्राप्त होने वाले आंकड़े हैं उनका धरातलीय आंकड़ों की कैसे प्रविष्टि की जाती है, उनका किस प्रकार से संग्रहण किया जाना, परिचालन किया जाना, यानी फिर से उनका उपयोग करना या उपयोग और विश्लेषण करना, और जब भी आवश्यक हो इनको उन क्षेत्रों पर उपलब्ध कराना, यानी उनको प्रदर्शित करने की प्रक्रिया देखना, ये समूची पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। अब हम बहुत सारे विद्वानों ने अपने मार्वल एवं क्लार्क ने, बुरॉग ने, गुडचाइल्ड ने, डीओई ने, एरोन, पार्कर और स्मिथ ने, सैचरमैन और कोविन तथा आदिबेरी ने भी इनकी परिभाषाएं बहुत बड़ी स्पष्ट उसमें प्रस्तुत की, इनका मैं उपयोग यहाँ नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौगोलिक सूचना प्रणाली को हम जरा थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका क्या उपयोग है, यानी स्थानिक आंकड़ों का संग्रहण करना, जो भी हमें जिस प्रकार के भी डेटा, हम 5 प्रकार के डेटा थे, उन आंकड़ों को हम एक जगह पर संग्रहित करना, उनका फिर भंडारण करना, आवश्यकता अनुसार रूपांतरण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना और इच्छानुसार पुनर्प्राप्ति करना, ये इनके ये उपयोग है। तो ये भौगोलिक सूचना प्रणाली में आप इनका उपयोग इस तरह से किया जाता है। 1 मिनट। हाँ, तो अब आते हैं हम कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य यह है कि कोई भी योजना प्रक्रिया है या योजना प्रक्रिया से संबंधित कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया है तो उनकी क्षमता में अभिवृद्धि करना पहला उद्देश्य है। कि हम किसी भी क्षेत्र से इस तरह से हमें डेटा तैयार हो जाता है हमारा डेटाबेस, तो उससे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम उसकी माने एफिशिएंसी उसकी बढ़ा सकते हैं योजना प्रक्रिया की। फिर दूसरा है आंकड़ों के वितरण एवं संचालन के लिए सफल साधनों की पूर्ति। यानी सफल साधनों से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र के हम हमारा लगातार ये सैटेलाइट घूमते रहते हैं और ये हर क्षेत्र के लगातार इस तरह से माने डेटा लेते रहते हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार की आवश्यकता अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या जहां जरूरत है या उनको कहाँ कैसे तरह से कंडक्शन करना है, उनके साधनों की पूर्ति का काम भी ये माने इसरो के माध्यम से किया जाता है। आंकड़ों के भंडारण, अनावश्यक आंकड़ों को हटाना, ये काम भी माने इसमें होता है। साथ ही साथ आंकड़ों की पुनरावृत्ति को कम करना, माने कई बार क्या होता है कि अनावश्यक बहुत सारे जैसे ओवरलैपिंग होती है, जब मैपिंग करते हैं तो डेटा में ओवरलैपिंग हो जाती है और ओवरलैपिंग में अनावश्यक जो चीजें आ गई हैं उन ओवरलैप्ड जो डेटा है उसको हटा देना। विभिन्न स्रोतों से एकत्र सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता बनाना, माने एक साथ, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास किसी क्षेत्र की टोपो शीट है, उसी क्षेत्र की हमारे पास फोटो शीट है, उसी स्थान की हमारे पास इमेजरी है, तो तीनों के आधार को लेकर के हम किसी नगरीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का देख सकते हैं। कहां पर बाढ़ का क्षेत्र कितना, पिछली बार कितना था, पिछले साल कौन सी फसल में कितने क्षेत्रों में कहां बोई गई थी, कितने क्षेत्र में कौन सी फसल की बीमारी में क्या क्या परिवर्तन हुआ था, ये तमाम इन चीजों को हम एक साथ यानी उसमें रखते हैं और अति जटिल यानी इनको संगठित करके और उनको क्षमता बढ़ाते हैं। अति जटिल विश्लेषण को सरलीकृत करना, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई जटिल प्रक्रिया भी जो समझ में नहीं आती है, तो जो भौगोलिक सूचना प्रणाली उसे सबसे पहले सिंप्लीफाइड कर देती है, उसका जनरलाइजेशन करती है और साथ ही साथ उसको समझने में या समझाने में भी उपयोग में हम इसका बुलाते हैं। भौगोलिक आंकड़ों के जटिल विश्लेषण से नई नई सूचनाएं जो हमको प्राप्त होती हैं उनको प्राप्त करना और साथ ही साथ जहां आवश्यक हो उस प्रणाली का अनुप्रयोग करना, जैसा कि हम कुछ देर बाद अभी भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत किस तरह से हम भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करने जाते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि 2 तरह के डेटा हम लेते हैं। सबसे पहला है सदृश्य यानी वेक्टर डेटा। अब इसके वेक्टर डेटा क्या है, इसको समझने के लिए
हम थोड़ा सा वेक्टर डेटा वस्तुतः कि ये एक पॉलीगन संरचना है। इस संरचना में किसी लक्षण की स्थानिक इकाई को प्रदर्शित करती है। ऐसी इकाइयां इस क्षेत्र के भीतर समाकार, माने एक तो समान आधार पर समाकार या समाकृत, इसको हम समाकार भी कहें या समाकृत, यानी उसमें कहें सब एक आकृति समान हो जिसकी, और सापेक्ष अवस्थिति के रूप में उसको देखना कि एक ही, जैसे मान लीजिए कहीं पर डाटा हमने एक फील्ड के प्राप्त किए हैं, कहीं का एक हमने इमेजरी ली है, तो उस इमेजरी में किस प्रकार की समाकार की स्थितियां कैसी हैं और समाकृतिक और सापेक्ष अवस्थितियां उनकी कैसी हैं। तो जब देखिए भौगोलिक सूचना प्रणाली को जरा ऐसे समझे कि यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं वो विजुअल फॉर्म में आते हुए उनका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ होता है। पहले तो शुरुआती अवस्था में ये रहता था कि कलर इसमें कलर डिफेक्शन हो जाता था और 5 कलर कंपोजिट करती थी वो, जैसे मान लीजिए मेरे बाल काले हैं तो उसमें सफेद दिखाई देंगे, यानी नेगेटिव उसमें होगा। जैसे कोई तालाब है तो वहां काला रंग दिखाई देगा नीले की बजाय। तात्पर्य तो इस तरह की सापेक्ष अवस्थाएं कहाँ किस तरह की हैं, एक जैसी, उनको अलग तरह से उनको एक इकाइयों में बांट देता है वो। फिर जैसे कोई नदी घाटियां हैं, कोई भी टेरेन है अलग अलग तरह से, कहाँ पर सतत रूप से प्रवाहमान है वो, तो उनको अलग कर देंगे। किनके बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनको अलग कर देंगे। फिर कृषि क्षेत्रों को अलग कर देंगे, यानी आपके फॉरेस्ट लैंड को अलग कर देगी। तो एक समान आधार पर इस तरह के पॉलीगन्स को निर्मित करती हैं। जैसे समान तरह के वो अलग अलग तरह से उनके समाकृतिक क्षेत्रों के सापेक्ष में वो एक अलग से भौगोलिक सूचना प्रणाली इस तरह के डेटा को तैयार कर लेती है। दूसरा फिर होता है रेखापुंज या जाल संरचना में रास्टर डेटा। ऐसे डेटा स्थानीय लक्षणों को सतत कोशिकाओं के रूप में यानी रास्टर के रूप में द्वारा बनाया जाता है, जो एक प्रदेश के भीतर समान गुण वाले होते हैं और गुण पक्ष के विस्तार को ग्रिड के या सेल के जाल के रूप में वर्णित करते हैं। तो ये भी वही उसी तरह का काम करती है, एक समान आधार पर उनके अलग अलग सूचनाओं को अलग करती है, दूसरी तरह से ग्रिड बना करके उनको अलग अलग सेल में विभाजित करके एक प्रकार के डेटा को एक साथ अलग करके लाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इसको जरा ध्यान से समझें कि एक जैसी संरचनाएं जितने भी उस क्षेत्र में हैं उनका डेटा अलग हो जाएगा। जैसे कहीं जहां जहां पानी भरा हुआ है वो अलग हो जाएगा, जहां रोड्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जहां जहां फील्ड्स हैं कृषि के वो अलग हो जाएंगे। यदि अलग अलग क्रॉप्स के फील्ड है तो अलग अलग वो भी अलग अलग हो जाएंगे। और वो सब के सब इस रास्टर और वेक्टर डेटा के रूप में अलग अलग रूप में अलग अलग सेल्स के रूप में दिखाई देंगे। और ये सेल्स आगे चल करके अलग अलग मानचित्रों को अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें केवल टेरेन का भी हम मानते हैं, तो अलग अलग नदियां किस प्रकार की हैं वो सब उनका मानचित्र तत्काल, यानी चाहे वो पैरेलल हो या सीजनल हो, जैसी भी हो, उनकी वो पूरी वैली एक साथ दिखाई देगी, क्योंकि उनका उससे पूरा एक संबंध विकसित होता है कि ये एक ही प्रकार के पॉलीगॉन्स में है या माने वेक्टर डेटा के रूप में है, तो उसको अलग कर दे। फॉरेस्ट लैंड कहाँ का है उनको तत्काल अलग कर देगी। ये यहाँ पर अब वो ये नहीं बताएगी कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है या ये तो हमारा अपना कैलकुलेशन है। तो इसमें वो फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ कितना है, किस प्रकार से वो बना हुआ है, उसको बना करके रखेगी। तो ये दो प्रकार के डेटा से ये भौगोलिक सूचना तंत्र जो है ये कार्य करता है। अब इसके कार्य क्या क्या करता है जरा इसको समझने की आवश्यकता है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के कार्यों के अंतर्गत हम ध्यान दें तो एक किसी भी क्षेत्र की साधारण जानकारी वो तत्काल हमें देता है कि ये क्षेत्र इस प्रकार का है। जैसे कोई ग्लेशियर्स यहाँ पर है तो माने हाईलैंड्स होंगे या बहुत ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन माने लगातार 0 डिग्री से नीचे रहती हैं। इसके अतिरिक्त माने किसी क्षेत्र में जहां फॉरेस्ट माने जैसे मान लीजिए आपके वर्षा वन है तो उनको बता देगी, डेजर्ट एरिया है तो उनको बता दे। तो किसी भी साधारण आधार पर किसी भी भौगोलिक इकाई के को सामान्य रूप में साधारण रूप में जांच के रूप में प्रस्तुत करने की सिंपल क्वेरी को ये बताती है। फिर उसकी स्पेशल क्वेरी से तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कोई डेजर्ट है तो उस डेजर्ट में किस किस प्रकार की थोड़ा सा प्लीज
थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, अपना माइक म्यूट कर लें। तो विशेष रूप से उसमें अलग अलग तरह के जीरोफाइट्स के इस पोजीशन में कहाँ सैंड्यूल्स हैं, कहाँ पर माने है डेजर्ट एरिया लेकिन वहां पर सैंड्स नहीं है, या कहीं पर जीरोफाइट्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो उसके चारों ओर किस तरह से अन्य क्षेत्र भी हैं तो उनको भी दिखाते हुए विशेष उसकी विस्तृत जानकारी भी, और यहाँ तक कि जैसे मान लीजिए सैंड्यूल्स के एक तरह से वो रिट्रीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी उनके बारे में भी बताते हैं। इसके अतिरिक्त फिर पारितीय संचालन यानी सिंपल लेयर ऑपरेशन, माने एक ही तरह से जैसा मैंने बताया ना कि एक जो स्पेक्ट्रम के रूप में आते हैं और उसमें जियोसिंक्लाइन ऑर्बिट्स में लेते हुए उनको एक प्लेटफॉर्म में सीधी लाइन के रूप में हम उनका ऑपरेशन करें, तो एक साथ उसकी सारी जानकारी कि यहाँ पर इस तरह की भौगोलिक दशाएं होंगी या इस तरह की धरातली बनावट होगी। इसके अतिरिक्त फिर हम अलग अलग जोन्स जो बनाते हैं, ग्रिड तैयार कर लेते हैं, उनमें रास्टर और वेक्टर डेटा के माध्यम से अलग अलग खंडों में विभाजित करके उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पर एक भूगोल में आपने पढ़ा होगा, एमए में प्राय विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है बिंदु पितरूप विश्लेषण यानी पॉइंट पैटर्न एनालिसिस। तो ये भी उसमें प्रक्रिया बड़ी तेजी से हो जाती है। साथ ही साथ फिर उसका नेटवर्क यानी जाल के रूप में एनालिसिस करना, और जाल के साथ साथ उसका ग्रिड में डालते हुए उसके एक जितना रेजोल्यूशन है यानी आधे मीटर तक का भी है मान लीजिए, तो उसमें उस तरह के ग्रिड एनालिसिस के माध्यम से उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। तो ये थोड़ा सा न्यूज भावना पटेल म्यूट करे। अब मैं आता हूँ तीसरे उस पर भौगोलिक सूचना प्रयोग और संसाधन मूल्यांकन के विशेष संदर्भ। क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से लोग बोर हो गए, क्योंकि थोड़ा सा जटिल माने ये विज्ञान है और इसको समझने के लिए छात्रों को समझ में नहीं आया होगा कि ये वस्तुता क्या है, किस तरह का है, क्योंकि अधिकांश बिल्कुल सभी के लिए नया होगा, तो इस कारण से उनका उबाऊ जैसे हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उनसे पूछा जाए तो कुछ उनको समझ में आया नहीं आया? कहाँ है टेक्निकल टीम? नहीं, अच्छा चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, उनको बोलिए ना प्लीज, बार वो। तो तीसरा है कि भौगोलिक सूचना तंत्र का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एज ए स्पेशल रेफरेंस टू रिसोर्स अप्रोचल के रूप में। तो यहाँ पर देखिए कि प्रायः अब वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य में कि किसी भी योजना में, चाहे वो शासकीय हो, गैर शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, सभी में इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए सड़क, अब पहले सड़क डालने के लिए ये भावना जो करती है म्यूट कर दीजिए मैडम, ये भावना डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अब देखिए, तो वर्तमान समय में प्रत्येक योजना प्रक्रिया के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पुराने समय में सड़क मार्ग बनाने में, हवाई अड्डा बनाने में, या रेलवे लाइन बिछाने में, या अभी वर्तमान समय में योजनाबद्ध तरीके से नगरीय क्षेत्रों का विस्तार करने में, या किन किन क्षेत्रों में माने बगैर योजना के विस्तृत होता चला जा रहा है क्षेत्र के अध्ययन करने में, या किसी नगरीय क्षेत्र की योजना को जो है समझने में, और यानी या कृषि प्रणाली को समझने में। तो तमाम तरह की प्रक्रियाओं को जानने के लिए हम भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग करते चले जाते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण यानी है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली एक ही प्लेटफॉर्म पर, जैसे मान लीजिए हमने मध्य प्रदेश का मानचित्र लिया, इस मध्य प्रदेश के मानचित्र का सबसे पहले उसकी रिलीफ फीचर्स होंगे। रिलीफ फीचर्स के ऊपर किस तरह से वहां पर ड्रेनेज सिस्टम होगा, उसमें किस प्रकार की सॉइल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी पर किस प्रकार की जो है फॉरेस्ट एरिया है वो रखा होगा, उसी के ऊपर फिर अन्य जो भौगोलिक चीजें हैं उन सबको हम एक इंपोजिंग करते हुए उसको हम एक के बाद एक उस पर रख देते हैं मानचित्र को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने से अब क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमें ड्रेनेज का मैप चाहिए या हमें किसी नगर का मानचित्र में किस तरह से अनियमित संरचना में उसकी ग्रोथ हो रही है उसका मानचित्र चाहिए, तो अलग अलग तरह से एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बार में सारे मानचित्र एक साथ इस सिस्टम के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाते हैं और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको उस रूप में तत्काल उस मानचित्र को बना लेते हैं। या बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे बीच में अब आ गए हैं उन डेटा को प्राप्त करके जो हमें माने भौगोलिक सूचना प्रणाली से प्राप्त हुए हैं उनसे हम उनका माने आरेखन कर लेते हैं या उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी योजना बनाने में उनका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले भूमि तथा वनाच्छादित क्षेत्रों के परिवर्तन में भी ये इनका उपयोग किया जाता है कि किस तरह से किस क्षेत्र में कौन सी भूमि किस प्रकार के उपयोग में, या वन क्षेत्रों में, जैसे उदाहरण के लिए आज से 25 साल पहले मध्य प्रदेश में हम कहते थे कि यहाँ पर इतने, यानी भारत में मान लीजिए कि हमारे पास 30% वन थे 50 साल पहले, और फिर पता लगा कि 1970 में जब सर्वे किया गया तो वो निकले माने 25% के आसपास, और फिर माने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जब उनका एनालिसिस किया तो पता लगा कि 14.7% ही बन रह गए। अब उनको अभिवृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो यानी ऐसे क्षेत्रों में वाटर लॉक्ड एरिया है या जो माने जहां पर माने बेकार की भूमि पड़ी हुई है, उन क्षेत्रों में उनको विस्तृत करने के लिए हम वो क्षेत्र पता लगा लेते हैं और उन क्षेत्रों में वन लगाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो जल तथा वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन, वर्तमान समय में इसका बहुत उपयोग हो रहा है कि वर्तमान में वायु की गुणवत्ता कैसी है और साथ ही साथ जल की गुणवत्ता कैसी है, इनके आधार पर इन वर्तमान में यानी जीआईएस का उपयोग अब बहुत अधिक इनका उपयोग करने में होने लगा है। जैसे तत्काल हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपके जो 5G के जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें ही रहता है कि यहाँ पर इसकी वायु कंडीशन इतनी है, इस तरह की है, या इसमें यहाँ इतने माने सांस लेने योग्य है अथवा नहीं है। आप सुनते होंगे दिल्ली का कई बार के वहां पर कभी जो है ट्रांसपोर्ट को का सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि आज अनइवन उसमें चलेंगी या उसमें ऑड नंबर चलेंगे। तो ये तमाम चीजें यानी उसी के आधार पर जल और वायु की गुणवत्ता के संबंध में भी जानने के लिए हम इसका उपयोग कर पाते हैं। साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है आज, यानी हम पहले से फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि जैसे आज अभी जो साइक्लोन बना हुआ है आपके उड़ीसा के तट के ऊपर, उस साइक्लोन से हमारे पूरा मध्य भारत का क्षेत्र प्रभावित है और ये बहुत तेजी से बादल छाए हुए हैं। तो आज की इस बार हम फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि इन क्षेत्रों में यहाँ बारिश होगी और इन क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश नहीं होगी, इस तरह की भी हम कर पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, संकटों, प्रकोपों पर हम उनकी नजर रख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में यानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है या अन्य जो कि कोई भी संकट आया हुआ है इस पर, तो उसको हम स्टडी करने में हम इसका उपयोग कर पाते हैं। ये सब के सब उस भौगोलिक सूचना प्रणाली में प्राप्त होने वाले तत्काल सैटेलाइट के माध्यम से हमें वो डेटा वहां का मिल जाता है और उस डेटा के माध्यम से हम तत्काल एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसके साथ ही साथ आज वर्तमान समय में यानी लैंड एफिशिएंसी तक के उपयोग में ये हम इसको उपयोग करते हैं और कौन सी कृषि माने सॉइल कैसी है, कितनी उपयोगी है, कितनी उत्पादन करने की क्षमता है, इसमें भी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। यानी भूमि की क्षमता और उसकी अनुप्रयुक्तता का विश्लेषण भी हम जीएसआई के माध्यम से करते हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ों की विवरणिका, सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का संसाधन प्रबंधन में सबसे बड़ा योगदान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसका उपयोग बहुत तेजी से कर पा रहे हैं। साथ ही आप देखा होगा कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आवासीय क्षेत्रों की अनियमित विस्तार के प्रबंधन में, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डों के निर्माण में, योजना के मानचित्रण में हम इनका उपयोग करते आते हैं। तो इस तरह ये भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग बहुत विस्तृत उपयोग है। वस्तुतः हम इसको ऐसे समझें कि यदि थोड़ा सा देखें तो जीआईएस अर्थ इमेजिंग के रूप में, मैपिंग के रूप में, नेविगेशन के रूप में भी हम इनका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें यानी वाटर रिसोर्सेज, लैंड यूज, जोनिंग, हाईवे ट्रैफिक, ट्रांजिट, वाटर सप्लाई, सीवर, स्टॉर्म ड्रेन्स, गैस एंड इलेक्ट्रिक
telecommunication, political surface geology, hazards, public safety और पॉपुलेशन स्टडी, रियल टाइम फीड एंड अर्थ इमेजरी के रूप में हम इस प्रकार के डेटा का उपयोग बड़ी तेजी से करते हैं, जिसमें मार्केट में जो यूटिलिटी कंपनीज हैं जो इसका उपयोग करती हैं, सिविल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग है, नीचे इंटीग्रेटर्स में इनका उपयोग है, पेट्रोलियम में इसका उपयोग है, और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट के रूप में भी हम इसका वर्तमान समय में उपयोग कर पाते हैं। तो ये तमाम इससे रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अर्बन प्लानिंग में, डिजास्टर रिलीफ में, पब्लिक सेफ्टी, यानी सभी आज वर्तमान समय में प्रायः कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि हम जीआईएस का उपयोग न करते हो। तो यहाँ माने डेटा का रिप्रेजेंटेशन करती है जीआईएस, उनका स्टोरिंग करती है और उसको एनालिसिस करती है। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग, अब क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक हम नहीं बता सकते कि प्रैक्टिकल के रूप में कि हम कहाँ किस तरह से कैसे उपयोग कर पाते हैं, तो जीआईएस को हम प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और मैंने थ्योरेटिकली जितना इसको बताया जा सकता था मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। और बताएं यादव जी। सर पर्याप्त है, और बताएं। आपकी इच्छा से तो खुला, जब तक आप रुकेंगे नहीं तब तक हम लोग सुनते रहेंगे। हम लोग तो रसपान करने के लिए बैठे हैं। नहीं मैं मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। अब गुरुदेव भी सुन रहे हैं, शुक्ला साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है सर। अब ऐसा करिए, स्लाइड्स को दिखा सकते हैं तो मैं उसको और अच्छे से समझा दूँ। मैं जीआईएस का जो दूसरी वाली जो था उसको दिखा। दिखा पा रहे हैं? नहीं, कविता मैडम ट्राई कर रही है सर। अच्छा, इसमें क्या है कि और जल्दी क्लियर हो जाए। किसी को बीच में कोई प्रश्न हो छात्रों का तो बताएं। मैं थोड़ा सा पानी भी ले लेता हूँ। कविता मैडम, सादर चरण वंदन करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद। इतने जटिल विषय को बहुत सहजता से आपने अभिव्यक्त किया और मुझे आशा है कि विद्यार्थी आत्मसात कर पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपका आशीर्वाद है सर हम लोगों के साथ। यहाँ ऊपर से प्रोफेसर शर्मा हमको देख रहे हैं, तो नमस्कार प्रोफेसर शर्मा साहब। यही तो देख लें। सादर नमन करता हूँ सर। तो आप हमसे बड़े हैं तो मैं चुप हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। यार मैं तो बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं, बताइए। अब ऐसे लोग मैं तू बोलती बंद हो जाएगी। लो भैया मैं चला जाता हूँ। चले गए। नहीं, बहुत अच्छा आपने विद्यार्थियों के लिए बताया। निश्चित रूप से उनको काफी लाभदायक होना चाहिए, यूजफुल, क्योंकि एक साथ उनको इतने सरल शब्दों में और कहीं पढ़ने और सुनने को मिलेगा नहीं। तो केवल आपको साधुवाद देने के लिए हम भूल गए थे। बीच में अचानक मुझे याद आया कि तिवारी जी का दर्शन कैसे करें, तुरंत भोजन कर रहे तो कुछ तो हम भी सुन लें। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया। और लड़के निश्चित रूप से, लड़के क्या शिक्षक भी जो अभी नए नए आए हैं और जिनने इस शब्द ही नहीं सुना है, तमाम कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि जीआईएस क्या होता है, जीपीएस क्या है और रिमोट सेंसिंग क्या है। इसी तरह से उनमें क्षेत्र थोड़ा घबराते जाना है लोग, किसी पता नहीं से डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यदि उसकी थ्योरी समझ लें तो फिर आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये तो पुरानी बात है यार। लोग कंप्यूटर से इतना, गणित से इतना डरते थे, कंप्यूटर से चिपक गए हैं जिससे सारा काम करते हैं। तो यह तो केवल एक बार आप में इच्छा शक्ति जागृत करने की
की जरूरत है। बहुत बढ़िया, यादव जी को तो धन्यवाद। यादव जी मेरे ख्याल से आप रहने दीजिए कौन सी स्लाइड? और इसको आगे जब कभी आएंगे तो वहाँ मैंने प्रैक्टिकली आपको फिर वहाँ समझाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। जी सर, जी सर, है ना? भाई डॉक्टर यादव तिवारी सर। साहब ने एक योजना बना ली कि आपको उनको बुलाना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल समझाएंगे। नहीं, आप सर, हमारा- आप लोगों को भी जाना होगा अरे सर। नहीं भाई, पहले सब जाएंगे तो कैसे? पहले मैंने आगे आगे आप चलिए, पीछे से मैं भी आ जाता हूँ। चलिए, अभी यादव जी कुछ कह रहे हैं। सर हम छोड़ने वाले नहीं है, हमारी लिस्ट तैयार है। चलो अच्छा है यार। सर Sir, which slide, sir? This is the last slide. क्या कुछ बोले मुझे लगता है डॉक्टर आरपी सर? जी, प्राचार्य महोदय, कंटिन्यू करें। नहीं आरपी प्राचार्य महोदय, तिवारी है यादव? नहीं नहीं, प्राचार्य महोदय, इसलिए मैंने कह दिया। सर Sir, ये last मुझे slide लगता है है। कि मुझे लगता है प्रोफेसर हो गया, कविता मैडम, हो गया, आगे। Last slide है। 1.5 घंटे उन्होंने बोला है जी, और उन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत सारी बिंदुओं को स्पष्ट किया है। अब आप जो दूसरा पिटारा खुलाने की बात कर रहे हैं, उनको मैं इससे सहमत हूँ कि एक अलग व्याख्यान रखिए जिसमें कि वो इसी के ऊपर बात करें, तो ज्यादा प्रासंगिक होगा। सर ठीक है ना? आप अगर वो बोलने को तैयार है तो आप उनकी कितनी परीक्षा लेंगे भाई? वो 1.5 घंटे ऑलरेडी बोल चुके हैं। ठीक है ना? सर। ये मेरा सुझाव है। बाकी फिर आयोजक सर पूर्णांक से ज्यादा अंक देंगे ना? किसी का कोई प्रश्न हो तो है सर। आप लोग जब सामने होते हैं तो और बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और ऊर्जा बढ़ जाती है सर। पिछले पीछे जो है बैठते हैं। थैंक यू सो मच सर। कंटिन्यू करें। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने आज बहुत ही उपयोगी जानकारी हमको जीआईएस रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में हमको जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में आज इसका उपयोग हो रहा है। मौसम संबंधी हो, नेविगेशन हो, नगर नियोजन के क्षेत्र में हो, या वायु की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करना हो, तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट्स के मन में यदि कोई क्वेरीज हो इसके संबंध में तो वो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है किसी को शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं कार्यक्रम की इस वेला को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी आदरणीय शाहिदा बेगम कुरैशी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे सभी का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय कुरैशी मैम। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। आदरणीय कुरैशी मैम। तिवारी सर का माइक शायद चालू है सर। हाँ, चल रहा है। अच्छा, करके लाओ आप तो, करके लाओ। शाहिदा मैम अनम्यूट कीजिए आप। धन्यवाद डैरिया सर। इस व्याख्यान माला में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि शासकीय महाविद्यालय बिछुआ के भूगोल विभाग द्वारा पुनः एक दिवसीय व्याख्यान माला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आरपी तिवारी सर को, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे और हमारे छात्र छात्राओं के लिए निकाला। सर ने एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक एंड जीआईएस इन रिसोर्स अप्रेजल विषय पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हुए। मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य और भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरपी यादव सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं आईक्यूएससी की संयोजक और समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान किया। महाविद्यालय के भूगोल विभाग के
सदस्यों श्रीमती मीना ठाकरे मैडम, श्री राम प्रकाश डहरिया सर, श्री दुजारी बोसाम सर, श्री रघुवीर उइके सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके प्रयासों से कार्यक्रम सफल हुआ। मैं बिछुआ महाविद्यालय परिवार और कार्यालय स्टाफ को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े सभी विद्वत जनों का आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर श्री कमल शर्मा सर, डॉक्टर संतोष शुक्ला सर, डॉक्टर डीपी नामदेव सर, डॉक्टर अर्चना भार्गव मैडम, डॉक्टर सुनीता मेश्राम मैडम और भी अन्य जितने भी प्रोफेसर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं टेक्निकल टीम की आभारी हूँ, डॉक्टर कविता चहल मैडम, ट्विंकल मैडम, श्री मनीष पटेल सर, आप सभी का धन्यवाद। अंत में एक बार पुनः आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य सर से परमिशन लेकर कार्यक्रम का समापन कीजिए। थैंक यू मैम। मैं कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय के आदेश अनुसार इस कार्यक्रम को कल्याण मंत्र के साथ समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, बंद करें फिर। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत बधाई सभी को। सभी को बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी बधाई। कांग्रेचुलेशन सभी को। सर अभी है नहीं। सर इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरे स्टाफ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नामदेव सर। बहुत बढ़िया रहे। कल तो शर्मा सर का लेक्चर भी बहुत शानदार